बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मामलात पर तो बहस हम सुन ही रहे हैं। आज बजट जो है उसमें मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अपनी जो डिबेट थी उसको समेट दिया है। बजट मंजूरी के मराहिल में है, लेकिन एक चीज़ के अपोजिशन की तरफ से ये जो बहुत बड़ा क्लेम एक सामने आया था कि कुछ भी हो जाए ये बजट इस हुकूमत को हम हरगिज़ मंजूर नहीं करने देंगे। फिर जहांगीर तरीन ग्रुप का जो एक प्रेशर था सामने, वो भी लगता है कि ख़त्म हो चुका है और स्मूथ सेलिंग की तरफ ये जा रहा है ये मामला बजट मंजूरी का। एक तो इस पे बात करेंगे। आज शौकत तरीन साहब ने दो चार चीज़ें भी बताई। उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन का टैक्स, जो कि उन्होंने अपनी बजट तकरीर के बाद अगले रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तरदीद करते हुए आज फिर से ये कहा कि नहीं, मोबाइल फ़ोन पर टैक्स है अगर 5 मिनट से ज्यादा आप बात करेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात का अमल है वो भी मुकम्मल अभी तक नहीं हो सका है। बकौल शौकत तरीन साहब, हमने IMF को बता दिया है कि हम अपने पाकिस्तानियों पर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन IMF जो है उसका डू मोर का मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात में बेहतरी आई है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को टैक्स के मामले में, तवानाई सेक्टर के मामले में, एनर्जी सेक्टर के हवाले से और समाजी उमूर के हवाले से, सोशल सेक्टर के हवाले से बहुत सारे इस्लाहात करने की ज़रूरत है। तो IMF का एक तो ये मुतालबा है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान वाकई IMF के सामने बकौल शौकत तरीन साहब जो हम इनकार कर रहे हैं वो इनकार बरकरार रख सकेंगे? इसके बाद आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से, FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। दो तीन चीज़ें जो आज प्रेसिडेंट FATF ने बताई। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त की है, जो भी पेशरफ्त है वो काबिल सताइश है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से प्रोग्रेस अच्छी है। 27 जो पॉइंट्स दिए गए थे उसमें से उन्होंने कहा कि 26 पर पाकिस्तान ने अमल किया है। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर वो कहते हैं कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत भी है, लेकिन अगर जो खुद उनकी तरफ से पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्रेस के हवाले से बताया है तो उसको देखें तो 90% से ज़्यादा उनके प्लान पर हमने अमल दरामद किया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया? वो ये भी कहते हैं कि जी जो एक अहम नुक्ता जिस पर बात रुकी हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्द तंजीमें, जो टेररिस्ट्स हैं, उनकी कन्विक्शन के लिए इकदाम करे, उनको सजाएं दिलवाने का जो टारगेट है वो पूरा जो है नहीं हो पा रहा, उस पर अमल करें। और साथ ही साथ एक 7 नुकाती मज़ीद एक एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान को थमा दिया गया है। ये भी कहा गया है कि हम अगले साल अप्रैल में नहीं बल्कि जून में जाके अब पाकिस्तान के मामले पे दोबारा बात करेंगे और प्रोग्रेस देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या एफर्ट्स की हैं। लेकिन क्या वाकई जो स्टेटमेंट्स आए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों अमेरिका को कहा कि हम उनको अपनी बेसिस नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, जो बहुत ज़्यादा चला, और कहा कि शायद अब इस पर हमें जो है वो FATF के थ्रू या IMF के थ्रू ब्लैकमेल किया जाए, या बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान अचीव करना चाहता है वो इस तरीके से ना हो पाए। क्या यही सबब है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। पहले हमें फ़रूक हबीब साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, MNA भी हैं। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सूबाई वज़ीर सिंध हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं राना तनवीर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम ये FATF के मामले पर बात करें, अब खुद FATF कह रहा है कि एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किया है। 26 नुकात हमने वो हदफ हासिल कर लिया, एक नुक्ते पर बात रुकी हुई है और साथ नया 7 नुकाती प्लान भी दे दिया। तो आपको कुछ अजीब लगा सुन के कि अगर इतनी वाकई प्रोग्रेस है तो क्यों नहीं निकाला गया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से? सादिया, बिल्कुल आपने जो बात की है कि बहुत ही अजीब लगा। मैं ये नहीं कि आपकी बात सुन के या जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और एक धचका सा भी लगा। जब 27 में 26 क्लियर किए हैं हमने पॉइंट सुन के, और उस पर वो मुतमिन है और उन्होंने हमें सताइश भी उस पर दी। तो मैं समझता हूँ माजी में हमने देखा कि काफ़ी इनकी गवर्नमेंट से पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी
तो उस वक्त 27 में अगर 12-13 भी करते तो हम ग्रे लिस्ट में, बल्कि थोड़ी देर के वाइट लिस्ट में भी हम गए। तो मैं समझता हूँ ये टोटली फेलियर है उस इनकी पॉलिसीज़ का, जो पॉलिसी फॉरेन वो जो शोबे में कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर में। आप अगर इस दफ़ा देखें तो इंडिया, इस वक्त देखें तो इंडिया जो है वो ज़्यादा हावी हुआ है। जो इंटरनेशनल फोरम है उन पे जब आप देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों में पसपाई हासिल होती है। हत्ता कि मिडल ईस्ट के वो लोग जो, या गल्फ़ के वो मुल्क जो हमारे साथ बहुत ही शुरू से ही डे वन से हमारे साथ बहुत ज़्यादा उनकी डीप रिलेशनशिप थी, ब्रदरली और फ्रेंडली, वो भी हमसे इस दौर में थोड़े पीछे हटे हैं। चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, और बाकी की बात क्या हमने करनी है। अगर दूसरी तरफ देखें फार ईस्ट में, तो वहाँ भी टर्की और मलेशिया और चाइना में वो गर्मजोशी अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैं समझता हूँ ये टोटल फेलियर, और 7 पॉइंट उन्होंने और दे दिए। ये एक रुकने वाला सिलसिला, ये थमने वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन जो 27 में 26 अगर कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक पॉइंट पे आगे फिर आप कहेंगे जी आप और करें। डू मोर का ये जो मुतालबा है ये चलता रहेगा, डिमांड चलती रहेगी यहाँ पे, और ये तलवार लड़ती रहेगी। और मुझे अफसोस है कि हम सक्सेसफुली इतना काम करने के बाद वो वहाँ से नहीं निकल सके। अगर वो कहते हैं कि इतने टेररिस्ट, पता नहीं 1200 कितने, वो एक यूएन ने लिस्ट बनाई हुई है, उसको सजाएं दें। तो ये तो हमारी एक जुडिशरी का मसला है। बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो लिस्ट है टेररिस्ट्स की, उनके हवाले से उन्होंने बात की है, और उनको इशू ही ज़्यादा ये है कि जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको सजाएं देने का हदफ जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा। मैं आप कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। नासिर जी मुकम्मल कर लें रान साहब। ये जो लिस्ट उन्होंने दी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, ये आज की नहीं है। और फिर हम उनको कहते रहे हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और वहाँ पे उन्होंने जो करना है फैसले उन्होंने करने हैं। आपको पता है हाफिज सईद को हमने 1-2 दफ़ा अरेस्ट किया और उन्होंने इसको रिलीज़ किया हाई कोर्ट लाहौर ने, आपको अगर याद होगा। और उन्होंने क्विटल भी उसकी हुई, और साथ ही साथ वो बेलें भी इनकी लेते रहे। तो फिर हमने डिटेंशन भी की, सारा कुछ करते रहे। लेकिन जुडिशरी को यू कांट प्रेशराइज जुडिशरी, जो एक तरफ तो हम, और इनको मानना चाहिए अगर यू कांट प्रेशराइज जुडिशरी, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त बन गया है। आप भी कहते हैं कि बड़ा अजीब लगा कि अगर हमने 27 में से 26 नुकात पर प्रोग्रेस दिखाई है तो फिर भी ग्रे लिस्ट में क्यों बरकरार रखा गया। नासिर हुसैन शाह साहब ये बताइएगा कि एक जब वजीर आजम साहब का एक इंटरव्यू आया और उस वक्त बड़ी उस पर बहस हुई कि वजीर आजम ने कह दिया कि यूएस को हम अपनी बेसिस यहाँ पर नहीं देंगे, अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त वजीर आजम का जवाब था। तो एक ये तज्जिया तभी आ गया था कि अब आप देखिएगा वजीर आजम के इस जवाब के बाद कैसे IMF को या FATF को आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको आज वाली इस प्रेसिडेंट FATF की बात से ये तासुर मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये बोल्ड स्टेप कह लें या जिस तरह का वहाँ पे उन्होंने रवैया रखा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उसकी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अपने मुल्क की सरजमीन किसी के इस्तेमाल में ना दें ताकि फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब ये इजाज़त दी थी तो उसी वजह से फिर हमारे इलाकों में भी अटैक होते थे, और दीगर बहुत आज तक हम उन सारी चीज़ों को भुगत रहे हैं। और दोनों तरफ से होना शुरू हो गया। एक तो वो तंजीमें, वो दहशतगर्द, वो दीगर लोग, वो भी हमें यहाँ पे निशाना बनाते रहे। फिर जो वहाँ पे लोग जाके वापस यहाँ पे आते थे इस तरह की जो टेरिटरी में थी, तो यही जिनको हमने इस्तेमाल करने के लिए दिए अपने, वो भी हम पर ही अटैक किया करते थे। तो ये तो पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग कोई नहीं है कि हम पॉलिटिकली तौर पर कहें कि जी खान साहब ने ये गलत कह दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखें, जब इतने ज़्यादा हमने चीज़ें मान ली हैं IMF की और उन पर अमल हो गया, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई चीज़ फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, हमने जब मुल्क की बेहतरी की बात आई तो आपने देखा सब ने उनके कवानीन को
फेडरल उसमें नेशनल असेंबली में भी पास हुए, फिर प्रोविंशियल असेंबली में भी। ज़ाहिर है सिंध की असेंबली तो पीटीआई की नहीं है ना, लेकिन मुल्क की मफाद के लिए हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि हम इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी चीज़ में रुकावट आए। तो वो यहाँ भी हमने वो पास किए तमाम जितने भी वो शिकें थी या जो बिल था। अब ये एक चीज़ को, और जिसमें राना साहब ने जिस तरह कहा कि जुडिशरी को क्या हम कह सकते हैं कि आप इस तरह के सजाएं दे दें, ये फैसले दे दें, वो एक प्रोसेस है, वो आकर चेक कर ले कोई कि भाई गवर्नमेंट साइड पे जो प्रोसिक्यूशन है उसमें कोई मसले हैं तो वो बता दें। लेकिन ये देखें, ये एक तो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स वहाँ पे ज़्यादा हावी हैं, और फिर हमारी फॉरेन ऑफिस की भी इसमें नेग्लिजेंस कह लें, वो किसी भी मामले को सही तरीके से नहीं सुलझाया उन्होंने सही तरीके से उस पर अमल नहीं करा सके। इस वजह से भी हमें ये इशू सामने आते हैं। आप देख लें, ये हुकूमत जो है इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि इसकी जो अपोजिशन की पार्टी है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, या जितने भी हैं, वो जब मुल्क की कोई बात आती है तो उसमें सब साथ होते हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ हैं, या जब, लेकिन अब ये इनकी तरफ से है कि ये सही तरीके से हमारी फॉरेन ऑफिस जो है वो सही वहाँ पे डील नहीं करती, इस वजह से भी हम पर ये एतराज़ात। आप भी फॉरेन ऑफिस की नेग्लिजेंस को करार दे रहे हैं। राना साहब ने भी कहा कि फॉरेन ऑफिस की जो पॉलिसी रही उसकी नाकामी है। फरूख हबीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। फरूख साहब, ये मुझे बताएं कि राना साहब कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे 27 में से अगर 12-13 पे भी अमल दरामद हो जाता तो हम ग्रे लिस्ट से निकल आते थे। तो इस बार क्या हुआ? क्या फॉरेन पॉलिसी की सफारतकारी की नाकामी है? देखें, ये तो गलत बात है, इसको सफारतकारी की नाकामी के साथ आप अटैच करें। मामला ये है, जब हमें हुकूमत संभाली हमें तो ग्रे लिस्ट के अंदर मुल्क मिला था, और अगर फॉरेन ऑफिस की नाकामी आज इनको नज़र आ रही है तो फिर तो मियां नवाज शरीफ की भी नाकामी है, पीपल्स पार्टी की भी नाकामी है। वो जितने लॉज आज वो बात कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, वो शुरू कब हुई थी? इनके दौर के अंदर हुई थी। तो ये कानून साजी कर लेते उस वक्त, इन्होंने क्यों नहीं की? क्यों इन्होंने हमारे लिए छोड़ी? आज हमने जो पेशरफ्त की है, आप देखें कि फैटफ जब हमें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त तो एक नुक्ते के ऊपर भी नहीं था। उस वक्त तो ये तलवार थी कि आप आज ब्लैक लिस्ट में गए, कल ब्लैक लिस्ट के अंदर गए। ठीक है, हमने दिन रात काम किया है, और इसके अंदर एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत सारे कवानीन को भी पास किया है, और कवानीन के साथ साथ बहुत सारी ऑन ग्राउंड भी प्रोग्रेस हमने शो की है। यही वजह है कि आज जो है वो फैटफ के जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान की उस प्रोग्रेस की तारीफ भी की। बिल्कुल की। आज पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक लिस्ट के अंदर जाने वाला मामला नहीं है। ठीक है। आज हमने जो अमेरिका को बेसिस देने के इनकार के बाद ये सब कुछ हुआ है, एंड आर यू रेडी फॉर मोर आर्म ट्विस्टिंग? देखें, बात ये है कि हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये ऐसा एक मामला है फैटफ का जिसके ऊपर जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमारी यही गुफ्तगू जो है वो उन फोरम्स के सामने रखी जाती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मामलात की हसासियत होती है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अप फ्रंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का मुफाद है कि हम जो है वो अपनी सरजमीन अब पराई जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम जो है पाकिस्तान पहले एक बहुत बड़ा कोलेट्रल डैमेज जो है वो फेस कर चुका है। 150 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी को धचका लगा, 70,000 से ज़ायद हमारी जानों का ज़िया हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो शहीद हुए, और जो आपके सामने सारी पोजीशन वो एक स्टेटेड पोजीशन है। जहाँ तक रहेगी बात फैटफ की, अब मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता रहा, कौन परवान चढ़ाता रहा, क्या मामला होते रहे, अगर उनमें आ गई, और वो मनी लॉन्ड्रिंग जब हाईलाइट होती है, जब इस मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हों, और कल उनकी सजाएं जो है उसी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बहाल हो जाएं, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं, और इस हवाले से भी हम कानून पास कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात ताउन के हवाले से, तो ये कोई कवानीन पीटीआई के फायदे के लिए नहीं है। एक चीज जो दोनों ने अच्छी बात की है, शाह साहब ने भी और राना साहब ने भी, वो ये कि भाई आपको उस पर जुडिशरी आपके इख्तियार में नहीं है। अगर जुडिशरी से जो ये टेररिस्ट की कन्विक्शंस वाला मामला है, इनका आपका क्या ख्याल है? आप उनको फिर कन्विंस, एक मिनट, आपका क्या ख्याल है? ये तमाम बातें जो हैं वो हम नहीं करते। पहले जो है वो ज़बानी खर्च जमा खर्च हुआ करता था, उन ज़बानी जमा खर्चों, इनके अदवार में जो ज़बानी जमा खर्च था, उस ज़बानी जमा खर्च की वजह से आज हम इन हालात के अंदर पहुँचे हैं। अगर कंक्रीट स्टेप्स लिए होते, इन चीज़ों को उस वक्त ही हम आगे ना बढ़ने देते, तो वो एक माइंड सेट ना बनाते। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब जो है वो सिर्फ
रह गया है, उस एक पॉइंट के ऊपर भी हम अमल दरामद कर लेंगे और करके पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। जो मेन बुनियादी चीज है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा, ब्लैक लिस्ट में चला जाता में बरकरार रहेगा, लेकिन सादिया सुन ले, अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते कि ना दुनिया आपसे तजारत करती, ना आपके ताल्लुकात होते और आपका जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बैठ जाती, लोग बेरोजगार हो जाते और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि एक बहरान खड़ा हो जाता। तो उससे हमने मुल्क को बचा लिया है, उससे निकाल लिया है। ये पॉजिटिव थिंग है, इसको हम सबको जो है इसके ऊपर हम सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अल्लाह करें कि ग्रे लिस्ट से भी निकल आए और अब अप्रैल में नहीं, अगले साल अप्रैल में नहीं बल्कि जून में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे एजेंडा पे होगा और इसके मामले पर बात करेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, जो अभी जिन इश्यूज पे हम बात करें, ये FATF वाला हो गया या इसमें IMF का मामला आ गया, मैं आप तीनों से इसलिए जानना चाह रही हूँ, जैसे शाह साहब ने भी बात की कि ये तो वो मामलात हैं जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन आपने मुल्क को सामने रखते हुए, मुल्क का मुफाद सामने रखते हुए बात करनी है। सो इस पे किस तरीके से हुकूमत को आगे जाना चाहिए? ये IMF का, जिस तरह अभी शौकत तरीन साहब ने हमें बताया आज कि हमने उनको कहा है कि हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन IMF डू मोर कह रहा है। आपको अभी दो तीन चीजें मैंने बताई, टैक्स के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, सोशल सेक्टर के हवाले से उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है। और फिर अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा ने ट्वीट कर दिया कि जिन नाअहलों ने आदादो शुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। तो मेरा सवाल यह है कि ये वो इश्यूज हैं, अगर इन पे सियासत ना हो और कोई वाकई ऐसा स्टेप, ऐसे इकदामात हुकूमत की तरफ से उठाए जा सकें जिसमें ना आपका कोई नुकसान है ना इनका नुकसान है, ये तो मुल्क के फायदे की बात हम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और मैं समझता हूँ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आपने इस प्रोग्राम के शुरू में देखा, जो शायद फ़रख हबीब साहब उस वक्त नहीं आए थे, जो नासिर शाह साहब ने बात की, बात सुनी, मेरी सुनी, तो हमने तो ये कहा कि इन्होंने 26 जो पॉइंट्स थे उसको कहा पूरे किए आउट ऑफ 27, और बड़ी सताइश वाली बात है। और उन्होंने भी सताइश दी, जो इन्होंने बात करते हैं प्रेसिडेंट FATF वाले ने, प्रेसिडेंट ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा। लेकिन मसला ये नहीं है, ये हर बात को सैंगल से लेते हैं। हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट में खुद कहते हैं हमें मिला, हमारे दौर में ये थोड़ी देर के लिए वाइट बिग लिस्ट ग्रे लिस्ट में ये गया था। लेकिन फिर क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आती है, उस वक्त भी ये था कि अदालतों से करवाएं, हमने कहा गवर्नमेंट के बस में नहीं है। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल ने, UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लिस्ट दी है कि ये टेररिस्ट हैं 1200 या 1100 के करीब, इनको सजाएं दी जाएं या दिलाई जाएं। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पाकिस्तान का एक जुडिशल सिस्टम है, उसमें किस तरह गवर्नमेंट कह सकती है कि इसको सजा दे? और उसका मैंने सबूत भी दिया, शायद इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्क सब सुन लें। एक खास माइंड सेट के साथ आ जाता है, दौड़ शुरू कर देते हैं कि अब गवर्नमेंट किस तरह कर सकती है। और वो जो हाफिज सईद साहब हैं, हमने उनको पकड़ के अंदर दिया और उनको उन्होंने बरी भी किया और बेलें भी उनकी ली, आपको पता है, हाईकोर्ट लाहौर में। तो ये हम वहाँ एक्सप्लेन करते रहे, जो हमारी चीज़ें सुनते थे और कुछ ना कुछ हम ले लेते थे। जिस तरह ये कहते आज ये होते तो पता नहीं, और जब इनको मिली कहते जी एक पॉइंट भी इन्होंने नहीं किया था। चले, अगर एक पॉइंट के साथ भी हम ग्रे लिस्ट में थे तो 26 पॉइंट करने के बाद अगर पॉलिटिकली बात करें तो आपने कौन सा तीर मार लिया है। लेकिन मैं इससे हट के बात करता हूँ, जो आपने बात की है ये बात दुरुस्त है। लाज बने, 26 पॉइंट इन्होंने जो कवर किए हैं वो लाज बनाए हैं, नया FATF का लॉ बना और बहुत सारी चीज़ें की जिसको हम इंडोर्स करते रहे और ये जाते रहे। जब हम जाते थे लॉबिंग करने के लिए, पार्लियामेंटेरियन भी जाते थे। जब ग्रे लिस्ट वाला मसला था तो उसमें हमने 5-6 डेलीगेशन 10 बनाए और मुख्तलिफ मुल्कों में मीटिंग से पहले, जो इनकी मीटिंग पेरिस में जिस तरह हुई है, उससे पहले वो जाकर लॉबी करते थे। जब वो GPS का प्लस का था
इशू आया तो उस वक्त भी हमने जीएसपी सारे प्लस स्टेटस का, जी वो भी एक मामला है, उसका भी हमने सारे जाके अपोजिशन के साथ लॉबी की। कश्मीर का मसला था तो यहाँ से डेलीगेशन जाते थे और वहां पे लॉबी करते थे पार्लियामेंटेरियन के क्रॉस द बोर्ड। अब ये बात करते थे आगे चढ़ाई। अब भी आपने जो बात की है हम बिल्कुल उसमें, जिस तरह आपने इकोनॉमी की बात की, IMF की बात की, बिल्कुल आपने बजा कहा है कि हमने तो चार्टर इकोनॉमी इनको पहले दिन ऑफर किया था कि इस पे कोई सियासत ना करें, एक चार्टर इकोनॉमी बना लें जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में हैं वो एग्री करें और उसके मुताबिक आगे बढ़ते जाएं, ताकि इकोनॉमी पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे जैसे मुल्क में तो क्योंकि ये तो वो मामला है, चाहे IMF का हो गया, चाहे ये FATF का हो गया, ये GSP प्लस स्टेटस वाले मामले की हम बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत हो, इनकी हो, शाह साहब की पार्टी की हो, ये तो सबको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमी हमें करना चाहिए, या जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अपनी स्पीच में करना चाहिए, ठीक है कि हमें चार्टर इकोनॉमी करना चाहिए, जो 3 साल पहले हमने बात की थी। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे इश्यूज जो हम कहते हैं कि नेशनल इश्यूज हो, जिनकी कंटिन्यूटी हो, जो भी गवर्नमेंट आए, पीपल्स पार्टी का आए, PTI की आए, PML की आए, ओके बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली, कि वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी आए तो वो उनकी पॉलिसीज जो है आने वाली दूसरी हुकूमत डिसकंटिन्यू कर दे या चेंज होती रहे हर बार। शाह साहब मुझे ठीक है, ये जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको IMF के हवाले से 2-3 चीजें बताई जहां पे ज्यादा करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिन सेक्टर्स में इस रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। बट साथ ही साथ शौकत तरीन साहब की आपने यहाँ पर तकरीर देखी होगी, उन्होंने कहा कि जी कोई नए टैक्स नहीं है, हाँ सिर्फ मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात करेंगे तो वो हम टैक्स लगा रहे हैं। ये आपने तो कहा था, आपकी जमात ने कहा था, बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी, राना साहब की जमात ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला बजट जो है वो पास नहीं करने देंगे। आज शौकत तरीन साहब ने बहस अपनी समेट दी है इस बजट के हवाले से और बहुत ही स्मूथ सेल करता हुआ बजट मंजूरी के मराहिल में है। तो ये जो इतना चेंज ऑफ हार्ट हुआ, ये कैसे हुआ? मुझे पूछ रहे हैं। देखिए पूरी कोशिश तो की नहीं, मैं शाह साहब से पूछ रही हूँ, राना साहब आपसे भी पूछूंगी बाद में थोड़ी देर में। की जा रही है और जो भी जो भी अपोजिशन के अरकान असेंबली हैं वो सब इसमें मुत्तफिक हैं और कोशिश की जा रही है कि दीगर लोग भी उसमें सपोर्ट करें और उनको बताया जाए जो गवर्नमेंट के एलाइज़ हैं कि जो इस तरह का बजट है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी गई हैं जो पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए बड़ी अलार्मिंग है। आप सिर्फ लेवी की बात कर लें जो पेट्रोलियम के ऊपर रखी गई है, उससे आप इसकी कीमतें कहाँ पे जाएंगी, बिजली की बिलों के चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि ये जो बजट है ये तो एक दिखावे का बजट है। आप देखिएगा कि बहुत जल्द 3 माह से भी पहले ये दूसरा मिनी बजट ले आएंगे और इसको तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि चले एक तरह से प्रेजेंट करें बहुत, लेकिन उसके बावजूद इसमें बहुत सारी खामियां अपनी जगह पे मौजूद हैं जिनकी निशानदही चेयरमैन बिलावल साहब ने की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने की, या अपोजिशन के दीगर जो पार्लिमानी लीडर्स हैं या दीगर जिन्होंने पॉइंट आउट की हैं अपनी तकारीर में, वो है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जल्द मिनी बजट आएगा। मेरे बहुत मोहतरम है फ़ारूक हबीब साहब बैठे हैं, वो इस बात की यकीन दहानी करा दें कौम को कि जी पूरे साल तक जब नया बजट आएगा 2022 में, तब तक कोई इस तरह की बात नहीं होगी। तो देखें उस पर कब तक ये कायम रहते हैं। जो लेवी रखी गई है उससे देखें ये कितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सब पर ट्रिकल डाउन करता है। और फिर वो एक और भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि वो भी गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है, क्योंकि ये जो इस तरह की लेवी लगाई जाती है ये सारे टैक्सेस फेडरल के पास आते हैं, उस पूल में नहीं जाता जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है तमाम प्रोविंसेस में, जो एक आइनी तौर पर तमाम सूबों का हक है, सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो। लेकिन इसको उस दूसरे हिस्से में रखा जाता है ताकि उससे खुद फ़ायदा लिया जा सके और जितना चाहे उसकी कीमतें बढ़ाई जाएं और वो खुद फ़ायदा लें और लोग जो है उनके ऊपर हर जगह पे महंगाई हो। ये जो एदाद व शुमार, जो फिगर, जो सारी चीज़ें दी गई, ये सब दिखावा है, इसमें कुछ सच नहीं है। अगर इतने ही बेहतर होते,
इनके हालात, इतनी रिकवरीज बेहतर होती। तो जो सूबों को इन्होंने पैसे कम दिए हैं रवां माली साल में, आज भी हमें 80-85 अरब से कम है जो इस जून में 30 जून तक इन्होंने पूरे करके देने हैं, उसमें कम है। इसी तरह दीगर सूबों में भी जरूर होगा। वो भी आप कह रहे हैं कि नहीं, इतनी रिकवरीज हो गई जो इन्होंने बताई है, तो फिर उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए? बजट दे दिया है लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान उसके आगे है। लेकिन अभी शाह साहब ने जो बातें की हैं कि मिनी बजट आएगा, बड़ी जल्दी आएगा, डू मोर का मुतालबा IMF का भी सामने आ रहा है, उनसे भी मुज़ाकरात का अमल आपका ख़त्म नहीं हो रहा। और अगेन आप लोगों का ये दावा था, अभी आज का देखते हुए कमेटी भी बन गई, इख्तलाफात भी दूर हो रहे हैं कि बजट पास हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा। देखिए बजट ने कहा था कि कुछ भी हो जाए नहीं होने देंगे। देखिए बजट तो पास हो जाएगा, ये ऑपोजिशन को भी पता है। देखिए ना, यही ऑपोजिशन जो है वो पिछले हफ्ते डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ रहे थे, हो गई। और आप लोगों ने कहा शहबाज शरीफ को तकरीर करने देते हैं, आप सूरी साहब के खिलाफ ही इशू ये नहीं है, वापस लेने। इशू ये नहीं है। इनका मसला ये है कि ये हवाई फायरिंग करते रहते हैं और ये बात को तोलते नहीं है बोलने से पहले। पता है कि नंबर्स नहीं है, आप ना ऐसे ही बात मुंह से निकालें। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जो बजट वाला मामला है, बजट तो पास हो जाएगा। अच्छा। और इस बजट के अंदर जिन लोगों को फ़ायदे नज़र आ रहे हैं वो आपका किसान है, वो आपका सनतकार है, और वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं, और आपका जो मुल्क की GDP है वो आगे बढ़ेगी। इन्होंने IMF की बात की, IMF के हमने तमाम जो मेजर टारगेट्स है वो पूरे किए हैं। उन्होंने हमें कहा कि 4690 अरब रुपया आपने टैक्स जमा करना है, हमने 4700 से इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे हम। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आपकी GDP होगी 1.5% प्रोजेक्शन थी, हम 4% से ऊपर ले आए हैं। हमें उन्होंने कहा कि आपके फॉरेन रिजर्व इतने होने चाहिए, आज हमारे $23.5 अरब से ज़ायद के फॉरेन रिजर्व हैं। सर्कुलर डेट उन्होंने जो प्रोजेक्शन की थी वो थी $7.5 अरब की, हम जो है वो $800 मिलियन से सरप्लस के ऊपर खड़े हैं। हमने आज अगर सूद की किस्तें ना देनी हो 3000 अरब रुपया, तो हुकूमत की आमदन और अखराजात जो हैं वो बैलेंस के ऊपर हैं। अब आप आ जाएं सिंध हुकूमत के हवाले से, ठीक है। अब मामला ये है कि आईना ज़रूर देखना चाहिए। ये हमें कहते हैं 80-85 अरब रुपया कम मिला इस साल इनको। अभी तक 17 जून का जो डेटा मेरे पास है, 680 अरब रुपया इनको NFC से मिला। 680। अच्छा। पिछले 3 साल में इनको 1900 अरब रुपए से जायद का NFC मिला। और इनकी हालत क्या है? हालत ये है कि जो पैसा इनको मिलना है वो तरक्याती बजट पे भी लगना है। तरक्याती बजट इनका अपना है, इनका डैशबोर्ड खोल लें फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसमें इन्होंने 200 अरब रुपया तरक्याती बजट पे रखा हुआ था, सूबाई ADP जिसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। उसमें से 50% भी ये खर्च नहीं कर सके, यानी उसमें से 100 अरब रुपया ये खर्च नहीं कर सके। फिर ये रेवेन्यू की बड़ी बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक हवाला देता हूँ पंजाब का और सिंध का। सिंध का टारगेट था, रेवेन्यू इकट्ठा करना था इन्होंने 313 अरब रुपया सिंध में, सूबाई रेवेन्यू। वहां पर पोर्ट भी है, हेड ऑफिस भी हैं, RGST भी इनका जमा होता है, सब कुछ। उसमें से इन्होंने कितना जमा किया? 243 अरब रुपया। पंजाब का टारगेट था 317 अरब, उन्होंने जमा किया 358। एक मिनट साथी, एक मिनट, 358। पंजाब की ADP बजटेड थी 337 अरब की, उन्होंने खर्च कितनी की? 375 अरब की। इनके अपने कैपेसिटी इश्यूज हैं। इनका जो NFC से सारा पैसा, उसका 55% जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। फिर सिंध में आपको स्टैंडिंग ग्रोथ ही नजर आएगी, अस्पतालों के अंदर आपको जो है वो कुत्ते काटने की अद्वियात नजर नहीं आएगी। वहां पर 14 अरब रुपए की गंदम चूहे खा जाएंगे। ये वो तमाम हकायक हैं, ये तो तमाम हकायक हैं। जब हम ये बात करते हैं तो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। बट एक और मामला में ब्रेक पे जाने से पहले जरा इसका जिक्र कर जाऊं, फिर इस पे बात हम ब्रेक्स पे आने वापस आकर करेंगे कि अभी नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि जनाब मिनी बजट आएगा टैक्सेस के हवाले से। ये उस टाइम पे भी बात की गई थी, लेकिन एक अहम मामला नहीं आया इस साल, कोई मिनी बजट नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी जुलाई स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। अब कुकिंग ऑयल जो है, तेल, घी, ये तो हर घर की जरूरत है ना, ये तो गरीब आदमी को भी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर 1 जुलाई से घी और तेल तो रेगुलेट, देखें बात ये है, वो तो जब उनको रेगुलेट कर रहे हैं, इस किस्म की अपील्स बजट के दौरान आती रहती हैं। लेकिन मसला क्या है? अब उन्होंने कहा है कि जो 13 से 18 रुपए बढ़ा देंगे। ये जो बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वालों ने कहा अगर आपने टैक्सेस वापस नहीं लिए जो फाइनेंस बिल में है। एक मिनट, ये जो बात कर रहे हैं उस बात का ये खुद जायजा लें, और ये जायजा लें घी मैन्युफैक्चरिंग वाले कि आज इंटरनेशनल घी की कीमतों के अंदर
जो कमी हुई है, जब बढ़ी है इन्होंने कीमतें बढ़ाई ना, अब जो कमी हुई है वो पास ऑन करें ना आवाम को। वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान, ये मैं बता देती हूँ, पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि जी आप टैक्सेस वापस ले लें, नहीं तो हम जुलाई से हमने घी आज और तेल में 13 से 18 हमने दूध के ऊपर बाकी चीजों के ऊपर जो है टैक्सेस वापस ले लिए हैं। वो इस किस्म की बातें जो है वो आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी फाइनेंस बिल में नए टैक्सेस का निफाज है, ये उनका मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाह साहब, फारूक हबीब साहब ने क्योंकि सिंध हुकूमत के हवाले से बात की है एनएफसी बजट को लेकर, आपके डेवलपमेंट फंड्स को लेकर, उसका जवाब दे दें, फिर मैं राना साहब की तरफ जाऊँगा। जी देखें सादी, इन्होंने तो जितने भी फिगर्स दिए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और हमने स्पेंड भी मुकम्मल तौर पर किया है जिस तरह से ये बात कर रहे थे। इन्होंने क्या किया है कि जो गुज़श्ता साल था उसमें हमें 25% कम दिए, 25%, और ये जो रवां माली साल है इसमें आज की डेट में भी, अगर एक्यूरेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 85 बिलियन से ज़्यादा हमें कम दिए हैं। अब जहां हमें हमारा ये जो टारगेट बता रहे हैं कि 200 बिलियन था, और वहाँ पे अगर ये 25% कम देंगे तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि हमने रिकवरीज़ नहीं की, हमने बहुत अच्छी रिकवरीज़ की हैं इनके मुकाबले में। और दूसरा जो ये दूसरी बात कर रहे थे कि इतने सालों से इन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, तो इसका फ़ैसला किसने करना है? इसका पैरामीटर, इसकी चीज़ फारूक भाई तो नहीं है, राना साहब भी नहीं है, सादिया आप भी नहीं है, हमारे सिंध के लोग हैं ना जिन्होंने हमें रिस्पांस देना है इलेक्शन में। आप देखें 2008 2013 से ज़्यादा नशिस्तें हमें 2018 में मिली। फिर बाय इलेक्शंस देख लें, बाय इलेक्शन जितने हुए हैं हमने यहाँ पे जीते हैं। इवन इनकी सीट जो पीटीआई की सीटें थी वो हमने जीती हैं, और उसको अगर वैसे मवाजना करें इनके साथ, तो पीटीआई की परफॉर्मेंस ये रही है कि इन्होंने पूरे मुल्क में जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं, सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, खैर से इन्होंने हारे हैं। इन्होंने अपनी सीटें भी लूज की हैं, इनके लोगों की सिंध में ज़मानतें जब्त हुई हैं। अब ये हमारा परफॉर्मेंस और इनकी परफॉर्मेंस जो है। चलें अब जरा कश्मीर में देख लेते हैं। 25 जुलाई को वहाँ पे भी इलेक्शन है। बाकी तो आपकी बात दुरुस्त है, ज़िमनी इलेक्शन वाकई हारी है पीटीआई। अब उसके जो भी वो असबाब बयान करते रहें। राना साहब, एक चीज़ जब मैं यहाँ पर कौमी असम्बली के हवाले से बात कर रही थी तो स्पीकर साहब ने तो अब कमेटी बना दिया, 14 रुकनी कमेटी है कि स्मूथली ये काम चल सके, यहाँ पर बिजनेस जो है वो आराम से चल सके, इख्तलाफात ना हो, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। ये जो फारूक हबीब साहब ने कहा सूरी साहब के खिलाफ आपने वो तहरीक वापस ली नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, अब ये सुनने में आया कि असद कैसर साहब के खिलाफ आप लेकर आएंगे तहरीक अदम एतमाद, लेकिन उस पर भी आपकी पार्टी में दो व्यू सामने आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कहते हैं कि हाँ जी लाएंगे, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई तहरीक नहीं आ रही। तो खुद क्यों इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है पीएमएलएन में इस चीज़ को लेकर? देखिए, थोड़ी सी मैं उसकी बैकग्राउंड बता दूं कि इन्होंने हमें अप्रोच किया, यही तो बात है। बाहर निकल के कुछ कहते हैं, अंदर कुछ बातें करते हैं। इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि वो जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की मोशन है वापस ले लें। तो उस पर हमने, मैं क्योंकि उधर था वहाँ पे डिस्कशन में जब ये मीटिंग हुई, तो वहाँ सीनियर लोग इनके होते हैं, जो परवेज़ खटक साहब होते हैं या शाह महमूद साहब या असद उमर, ये सारे उधर होते हैं, 4-5 जो सीनियर लोग हैं। तो वहाँ पे ये हमने कहा जो मोशन की वजह है अदम एतमाद मोशन के देने की, वो काज ऑफ एक्शन जो हमारा है, वजह तनाज़ा, वो है जो लेजिस्लेशन आपने एक शर्मनाक तरीके से की है 2021 जो तारीख में कभी नहीं हुआ, तो वो आप विड्रॉ करें। इन्होंने कहा कि जी विड्रॉ तो कल मोशन है, फैसला करना है,
तो बेहतर है कि आप कर लें। तो फ़ौरन तो विड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन उसका कोई तरीकाकार क्योंकि सेनेट में चली गई हैं वो सारे लेजिस्लेशन जो बिल हैं सारे चले गए हैं। नो दीज बिल आर प्रॉपर्टी ऑफ सेनेट सेक्रेटेरिएट, सेनेट जो हमारा है एक हाउस। तो वो वहाँ पे ये बात हुई कि कमेटी हम बना देते हैं जिसका जो वो क्या वो जो मकसद होगा या उसका जो काम होगा वो सिर्फ कमेटी दूंगे। आपने कहा ना स्मूथ, ये नहीं है, वो सिर्फ ये है कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है उनका बताया जाए कि क्या टेक्निकली लीगली कोई तरीकाकार है कि उनको विड्रॉ किया जा सके स्टेज पे, क्योंकि पहले होता रहा। तो ये कमेटी बनी और वहाँ पे ये सब ने एग्री किया और फिर हमने वो मोशन वापस लिए कहने पे, तो फिर बाहर निकल के तालियां बजाते हैं, वो वापस ले ली। तो अब इसका ये भी मतलब लिया जाए कि अब असद कैसर साहब के खिलाफ, स्पीकर साहब के खिलाफ भी नहीं आ रही ऐसी कोई मोशन? नहीं, अब तो वो मामला खत्म हो गया ना, जब इन्होंने कहा कि हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। शहबाज साहब ने खत्म हो गया 2-3 घंटे की। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं बातें, मुझे अफसोस होता है कि ये जो भाई IMF हम कहते हैं, हमने नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि IMF को नहीं कहना चाहिए हमें। IMF तो आपको कह रही है और आप IMF को जवाब दे रहे हैं। आपने क्या एग्रीमेंट किए? जो पहले जो इन्होंने इनिशियली नेगोशिएशन की है ना उनके साथ, वहां ये फंसे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे जमाने में क्यों नहीं कहते थे? आपने उस टाइम पे भी कहा था कि जी ओपनली बताएं, कॉन्फिडेंस मिलें, पार्लियामेंट को बताएं कि क्या शराइत हैं, किन किन चीजों पे आप हाँ करके आ रहे हैं, किन पे हामियां भर रहे हैं, वो डूमोर करते हैं, मानते जा रहे हैं। देखें बात ये है, जब बात ये है, चलो शुरू कर ले, मेरी बात सुन लें कि ये जो हमने नेगोशिएशन की थी, हमें वो क्यों नहीं कहते थे कि आप बिजली के बिल बढ़ा दें, हमें ये कर दे, वो हम उनको बताते कि नहीं हो सकता, ये जो बात कर दे हमने ये कर दिया। वाकई राणा साहब आपको नहीं कहते थे? नहीं कहते थे, हम उनको कहते थे कि हम नहीं कर सकते। चलें, राणा साहब ने अपनी बात कर ली, ठीक। देखें ये करे ना, आपको ये चाहिए जो राणा साहब करते थे, जो उनकी हुकूमत करती थी, वो इनकार कर देते थे। मसला क्या है, मसला क्या है? देखें, थोड़े हकाइक हैं, थोड़े तल्ख हकाइक हैं, सामने रख लेने चाहिए। इस मुल्क को 3 बार ये मुल्क बैंक डिफॉल्ट के दहाने पे गया। 1999 के अंदर जब ये मुल्क को स्नहज के ऊपर ले आए थे, 2008-9 में पीपल्स पार्टी, और 2017-18 में आपके पास 15 दिन के रिजर्व्स रह गए थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ था, वो भी इनके पास ही गया था। दूसरा मामला ये, 3 बार नून लीग IMF के पास गई है, 8 बार पीपल्स पार्टी IMF के पास गई है। इतने अच्छे और लायक लोग इस मुल्क के अंदर हुक्मरान रहे हैं, जितनी ये हमें अच्छाइयां बयान करते हैं, तो आज तो मुल्क को IMF को कर्ज देना चाहिए था, आज वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान को कर्ज देना चाहिए था। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो कर्ज सारा लग गया लंदन के महलात में जाकर, वो कर्ज लग गया सारा जाकर सरे महल के ऊपर, और आज अगर हम उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं तो हमने कहा हम नहीं लगाते 150 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस, हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाते, हम और अंदाज से और तरीके से जो है IMF के टारगेट्स को जो है वो अचीव कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। देखें जो पॉजिटिव पहलू है, नहीं देखें जो देखें सादिया, वो एक अलग पहलू है। देखें इशू क्या है, इशू ये सुन लेना, अल्टीमेटली वो भी नीचे आएगा। बहुत सारे उसके कॉजेज हैं जिनके ऊपर नहीं काम किया ना। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ मुल्क की फूड सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही थी, ज़राअत के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया पिछले 30 साल में। पूछें तो सही, नहलियां क्या डैम नहीं बनाए? ये महंगी बिजली लगा के जो गए हैं 35% प्रॉफिट के ऊपर, 25 से 30% महंगे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, 45% इंपोर्टेड फ्यूल पे लगा के गए हैं, वही डैम बनाने के ऊपर तवज्जो देते। आज जो हमने बात की है, आए नेशनल एग्रीमेंट्स करने हैं तो डैम बनाने के ऊपर करें, करने हैं मुल्क की इकोनॉमी पे करें। लेकिन ये जो आप जेब से किसने बनाए हैं? सारे हमने बनाए हैं, आपने तो एक डैम भी नहीं बनाया। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करनी है, वो कह रहे हैं हमने सारे डैम्स बनाए। चले, आपने डैम्स बनाए हैं तो आज कितने डैम से बिजली आ रही है? 1965 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे, अयूब खान के दौर में तरबेला और आपका मंगला बना, उसके बाद बना क्या है? आप अगर एक ईंट लगा के फोटो खिंचा के डैम बन गया, डैम ऐसे नहीं बनते। आज मोमन डैम के ऊपर 35% काम मुकम्मल हो गया। दासू डैम इमरान खान बना रहे हैं। बात तो हुई है कि डैम्स कौन बना रहा है, कौन नहीं। आवाम इस वक्त जो है ना इन्फ्लेशन को रो रही है, महंगाई को रो रही है। आप कहते हैं अल्टीमेटली आ जाएगा, वो एक अच्छी खबर होगी आवाम के लिए कि जी महंगाई खत्म हो
और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आवाम को फ़िलहाल कि नवाज शरीफ के बारे में क्या बयान आ रहा है, तो इमरान खान के बारे में क्या आ रहा है, बिलावल साहब के बारे में क्या आ रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे इशूज़ रिजॉल्व हों और उसमें सर फहरिस्त जो है वो महंगाई जो है वो कम हो। आई हैव टू वाइंड अप है। नासिर हुसैन शाह साहब आपका, राना तनवीर हुसैन साहब आपका, फ़ारूक हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।